यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, हम तैयारी अपनी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम अपने जो क्लास 7th की है एनसीईआरटी अपने कवर कर रहे हैं। एक एक चैप्टर आपको डेली करवाया जाता है। इससे पहले हमने क्लास 6 की साइंस अपनी पूरी डिस्कस कर ली है, सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। 16 चैप्टर आपके क्लास 6 में थे, सारे के सारे चैप्टर आपने कर लिए हैं। अगर आपको क्लासेस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। अब हम जो क्लास 7th में आज जो हम चैप्टर करेंगे, चैप्टर 6 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 6 चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर अपना आज डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 7 आपका है। देखिए ये हमारा जो चैप्टर है 7 है। चैप्टर 7 का नाम क्या है आपका? मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 चैप्टर अपने ऑलरेडी कवर कर लिया। डेली एक चैप्टर आपका होता है। क्लास 6 to लेके 8 तक सारे एनसीईआरटी हमें अपनी कवर करनी है एग्जाम से पहले। तो जो भी बच्चे चैनल पर नया है वो चैनल सब्सक्राइब करके रखे, क्योंकि जो आपका पेपर बनता है वो एनसीईआरटी से आपका होता है। एनसीईआरटी जो 6 to 8 आपका अच्छे से आपने जो चैप्टर है, एक एक चैप्टर जो आपको करवाया जा रहा है, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। चलिए अब अपने पहला जो टॉपिक है, आज हमारा पहला टॉपिक आता है इसमें कि जो मौसम है वो जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। जंतुओं को द्वारा क्या? अनुकूलन। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन आपके आता है पहला है कि क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर, जब आपने देखा था कि जो पहाड़ों पर भ्रमण के लिए हम जा रहे थे, पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जाते हैं तो वहाँ पर यानी आस पास से क्या क्या साज सामान ले जाने के लिए कहा गया था। तो आपसे सामान ले जाने के लिए आपको कहा गया था। अब है आपका दूसरा क्वेश्चन, जब आकाश में बादल होते हैं, जब आकाश जो स्काई आपका है उसमें जो बादल होते हैं, जो क्लाउड होते हैं, तो आपके माता पिता उस आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? जब बारिश का मौसम यानी जो बादल आपके जो आसमान में आ जाते हैं, बादल होते हैं, तो उस टाइम पर जो माता पिता है वो मौसम को देखकर यानी बादल को देखकर क्या बोलते हैं कि आप अपने साथ अम्ब्रेला जो छाता आपका है उसे लेके जाओ, कहीं बारिश ना होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनता है इसमें कि क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते सुना है? तो जो इसमें जो आपकी फैमिली है, फैमिली के जो ओल्ड पर्सन होते हैं, जो बुजुर्ग आपके होते हैं, तो उनके जो पारिवारिक जो समारोह होता है उसमें जो आयोजित करने से पहले जब हम कोई फैमिली फंक्शन अपना करते हैं, तो फैमिली फंक्शन में जो बुजुर्ग होते हैं हमारी फैमिली के, जो सबसे ओल्ड एज आपके होते हैं, तो वे क्या करते हैं, वे जो भी हम फंक्शन रखते हैं तो उसमें ये देखते हैं उसके बारे में कि जो मौसम है उसके बारे में वो डिस्कशन करते हैं, जो मानसून है उसके बारे में डिस्कशन करके वे क्या करते हैं, जो फैमिली फंक्शन आपका होता है वो रखा जाता है। जैसे शादी हो गई, पार्टी वगैरह होता है, या फिर जो अदर आपके फंक्शन होता है। तो इसमें नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों के मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा। जब खेल शुरू होते हैं, जब हम जो कोई खेल आपका स्टार्ट होता है, तो उससे पहले भी जो विशेषज्ञ होते हैं वे भी मौसम के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा अपनी करते हैं। नेक्स्ट आगे आता है, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, कि ये डिस्कस क्यों करते हैं, यानी जो डिस्कशन है ये क्यों करते हैं मौसम के बारे में? आपने कभी ऐसा आपके मन में क्वेश्चन आया कि ये इस तरह क्यों करता है, क्यों इसके बारे में सोचा जाता है, क्यों इसके बारे में सोचा जाता है या डिस्कशन आपका होता है? मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है, यानी जो मानसून होता है उसका जो खेल हम खेल रहे हैं, जो खेल चलने वाला है उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। अत्यधिक प्रभाव के कारण जो खेल है वो आपका खेला नहीं जाएगा, तो इसीलिए क्या जो उसका इफेक्ट आपका पड़ता है उस पर, तो इसी वजह से उसका मौसम के बारे में डिस्कशन होता है, चर्चा की जाती है। इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या है, जो हमारा जीवन है उस पर वो भी अफेक्टेड होता है। हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। तो उस जो हमारा दैनिक का यानी जो हमारा डेली रूटीन होता है, वो भी जो क्रियाकलाप जो एक्सपेरिमेंट आपका होता है, क्रियाकलाप जो डेली का हमारा जो रूटीन रहता है, वो भी मौसम जो मानसून है उसके अनुमान पर पूरी तरह बेस्ड होता है। दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे आप टीवी देखते हो या रेडियो आप सुनते हो या जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, तो वहाँ पर भी डेली का क्या होता है, आपको मौसम जो मानसून आपका उसके बारे में बताया जाता है कि आज का मौसम ऐसे रहने वाला है, टेम्परेचर ये है वो है, सब इसमें आपको बताया जाता है। अब तो बहुत सारे आपके क्या है जो फ़ोन है उनके फ़ोन में जो होता है, फ़ोन में भी आपका अवेलेबल रहता है कि आज का मानसून ये है, इस टाइम तक इस टाइम ये रहने वाला है, तो अगले 4-5 दिन
दिन तक भी उसमें मानसून आपका बताया जाता है। अब आपका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में जो मौसम है वो क्या है? तो आप रियलिटी में जानते हो कि जो मौसम होता है, जो मानसून है वो है क्या? इस अध्याय यानी जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें हम मौसम और जलवायु के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जो चैप्टर हमारा है ये मानसून और जो जलवायु है उसके बारे में ये आपका चैप्टर है। हम भी जानेंगे कि जो विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास जहाँ पर वे रहते हैं कि उसकी जो जलवायु है उसके लिए क्या है, अनुकूलित है। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट आता है पॉइंट। अगले पॉइंट में है कि मॉनसून, जो मौसम होता है, जो मानसून होता है, मानसून के ऊपर आपका है किसी स्थान पर तापमान, जब कोई भी स्थान का जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है या आर्द्रता, वर्षा जो होती है, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाता है। तो किसी स्थान का टेम्परेचर हो, आर्द्रता हो, वर्षा हो या वायु वेग जो होता है वो इसके संदर्भ में क्या होता है, वायुमंडल जो आपका उसकी प्रतिदिन की जो परिस्थिति होती है, प्रतिदिन यानी डेली की जो सिचुएशन होती है, तो उस स्थान का, उस प्लेस का जो मौसम वो कहलाती है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। जो तापमान होता है, आर्द्रता होती है या अन्य जो कारक होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, वो जो मॉनसून है, जो मौसम है उसके क्या है, घटक आपके होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है। तो एक नमूना आपका दिया गया जिसमें लिखा गया है कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में, जो दैनिक मौसम आपका है, तो नमूना आपका है किसी दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा, यदि वर्षा हुई हो के बारे में जानकारी होती है। अब आता है अब आपका आगे कि जो मौसम है वो रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्व अनुमान भी प्रकाशित किया जाता है। तो मौसम जो रिपोर्ट आपके होते हैं, जो मानसून की जो रिपोर्ट होती है उसमें जो अगले दिन यानी जो नेक्स्ट डे आपका है उसके बारे में भी पूर्व अनुमान यानी वे अनुमान लगा लेते हैं कि अगले दिन का जो मौसम रहने वाला है वो भी कैसा आपका रहेगा, तो वो भी प्रकाशित किया जाता है न्यूज़पेपर में। जैसे आपने देखा होगा कि 2-3 दिन का आपको जब बारिश आने वाली होती है पहले ही आपका अलर्ट कर दिया जाता है कि इतने दिन तक आपकी जो 24 घंटे, 48 घंटे या फिर 72 घंटे तक आपकी जो बारिश है वो लगातार रहने वाली है। मौसम जो है वो इस तरह का आपका रहने वाला है। ये सभी जो बातें हैं ये न्यूज़पेपर, टीवी और जो आपका रेडियो है उसमें आपकी चलती रहती है। सुबह क्या है आपका, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार और अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस -5 और न्यूनतम 3.6 डिग्री सेल्सियस -3 दर्ज किया गया। रविवार को सूर्यास्त 5:45 बजे और सोमवार को सूर्योदय 7:15 बजे होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 3-4 दिन का आपको यहाँ पर आपको टेम्परेचर जो है 3 दिन का आपको दिखाया गया है कि 3 दिन तक का जो मौसम है वो किस तरह आपका रहने वाला है। अखबार में यह आपका छपा हुआ है। जैसे आप देखते होगे जो अब आप मोबाइल ले रहे हो, जो आपके पास मोबाइल होता है तो उसमें भी आप मानसून जो है वो 3-4 यानी 1 वीक तक का आपको जो 5 से 7 दिन का आपको एक साथ आपको टाइम दिख जाता है। जो मौसम आपका रहने वाला है कि इस दिन आपका जो सूर्य है यहाँ पर निकलेगा, इस तरह आपका निकलने वाला है। और उसके बाद जो मौसम है वो ऐसा रहने वाला है, पूरे दिन का उसमें शेड्यूल आपका लिखा होता है कि किस तरह आपका जो मौसम है कब साफ रहने वाला है, कब क्लाउड आएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अब आपके मोबाइल में भी रहती है। 5 से 7 दिन तक का आपके लिए अवेलेबल है। 5-7 दिन का जो मौसम होता है वो आप एक साथ जान सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है अब हमारा अगले टॉपिक में है कि मुझे आश्चर्य है, मुझे क्या है, आश्चर्य है कि इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता होगा। तो जो रिपोर्ट आपने जो न्यूज़पेपर पढ़ा जिसमें मानसून के 3 दिन का आपको डाटा दिया गया है कि 3 दिन तक आपका जो मौसम है वो किस तरह रहने वाला है, कब सूर्योदय होगा, ये सब इसमें इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी हुई है। तो उसे आश्चर्य है, जो पहेली है या जो उसे आश्चर्य या आपको भी आश्चर्य है कि जो ये रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कौन रेडी करता है, कौन जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करता है, तैयार करता होगा। तो पहला पॉइंट है इसमें कि जो मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। जो मौसम की जो रिपोर्ट होती है, जो मानसून की रिपोर्ट है वो कौन तैयार करता है, जो भारत में जो मौसम विज्ञान है यानी जो मानसून साइंस जो सेक्शन आपका है, विभाग जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट इसको प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। यह विभाग जो डिपार्टमेंट है वो प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। तो जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट आपका
है वो डेली क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट जो एरिया है, जो प्लेस आपके हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह का, क्षेत्रों का वो जो ताप होता है या पवन वेग जो वायु की वेग होते हैं, वो सभी जो आंकड़े होते हैं उन्हें कलेक्ट करता है और मौसम जो मानसून है उसके बारे में पूरा अनुमान लगाता है, वो समझता है। पूरा अनुमान लगाने के बाद ही वो बताता है कि आगे का यानी अगला दिन जो है हमारा नेक्स्ट डे वो कैसे रहने वाला है, उससे नेक्स्ट डे हमारा कैसे रहने वाला है। तो ये सारी जो जानकारी है वो डिपार्टमेंट जो आपका है मौसम विभाग वाला वही इसको आपका रखता है। जैसे एक्सपेरिमेंट आप लीजिए, किसी भी समाचार पत्र से पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों की मौसम का रिपोर्ट काट लीजिए। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये सब एक्सपेरिमेंट आप करके आपको देखना है तो आप न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं। न्यूज़पेपर आपने ले लिया, पिछले 7 दिन का आपको न्यूज़पेपर लेना है, यानी आज से लगाकर लास्ट जो 7 दिन आपके बैठते हैं 7 दिन तक आपको पूरा न्यूज़पेपर जो है वो आपको कलेक्ट करना है और उसके सभी दिनों के जो मौसम की जो रिपोर्ट आपको दी जाती है वो रिपोर्ट आपको काट लेनी है। रिपोर्ट आपने काट ली, रिपोर्ट आपने लिख ली या काट ली, तो उसके बाद यदि आपके घर में समाचार पत्र, अगर आपके घर में जो न्यूज़पेपर है वो नहीं आता तो अपने किसी पड़ोसी अथवा मित्र से मांगकर रिपोर्ट को अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। अगर आपके घर में देखिए, अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो आपको काट लेना है। अगर दूसरों के घर से आप न्यूज़पेपर ले रहे हो, फ्रेंड है, मित्र है, तो वहाँ से आप अपनी जो वो इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है मौसम विभाग वाली वो आप लिख सकते हो। देन आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट जो है वो एकत्र कर सकते हैं। जो पुस्तकालय जो लाइब्रेरीज होती है वहाँ पर न्यूज़पेपर मिलता है, तो वहाँ से भी जो मौसम की जो रिपोर्ट होती है वो भी आप कलेक्ट कर सकते हो। सभी कतरनों को कागज की एक शीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका लीजिए। जो कतरन आपके लिए है, यानी जो आपने 7 दिन की जो रिपोर्ट कलेक्ट करके जो कतरन आपके यानी लिखा हुआ जो आपका है वो आपको एक कागज की शीट पर, चार्ट पेपर या फिर जो चार्ट पेपर आते हैं उन पर आपको चिपका लेना है। अपने द्वारा एकत्रित की गई मौसम संबंधी जानकारी को नोट कर लीजिए। आपकी सहायता के लिए पहली पंक्ति में एक नमूना दिया गया है। तो पहली पंक्ति में क्या दिया गया था, एक नमूना आपका है। वर्षा की रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं लिखी जाती। जो बारिश आपकी होती है, जो रेन होती है, वो उसकी जो रिपोर्ट होती है वो प्रतिदिन यानी डेली आपकी नहीं लिखी जाती, क्योंकि प्रतिदिन क्या होता है, वर्षा नहीं होती है। यदि आंकड़े उपलब्ध ना हो तो वर्षा के स्थान को आप रिक्त स्थान छोड़ सकते हैं। तो वर्षा के स्थान को आप ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका नोट कि वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। जो वर्षा है उसको वर्षा मापी जो नामक यंत्र आता है उससे भी आप माप सकते हैं। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी होती है। क्या लगी होती है, कीप लगी होती है। क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के माप समान रहे? अब देखते हैं। अब आपकी सारणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम जो तापमान है वो कुछ दिनों के लिए क्या होते हैं, समान हो सकते हैं, यानी कुछ दिनों के लिए वो सेम पा सकते हैं, लेकिन हमेशा वो सेम आपके नहीं पाएंगे, बराबर आपके नहीं पाएंगे, अलग अलग आपको पाएंगे। अगला पॉइंट आता है, परंतु सभी प्राचल जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा किन्हीं दो दिनों के लिए क्या है, आपके समान नहीं होते। सप्ताह भर में इनमें काफ़ी परिवर्तन हो सकता है, यानी वीक में क्या हो सकता है, जो वीकली है इनमें काफ़ी चेंजेस आपको मिलने वाला है। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। तो कोई भी जो स्थान होता है, जो प्लेस होता है, जो उसका मानसून होता है वो डे टू डे क्या होता है आपका, और वीक टू वीक क्या होता है, चेंजेस आपका होता है, आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। तो कभी कभी हम जैसे अब सर्दियों का आपका सीजन चला है तो कभी कभी जो मौसम होता है, जो दिन आपका रहता है वो गर्म रहता है, क्योंकि और कभी कभी क्या होता है, ठंडा आपका रहता है, हवा चलती है। कभी कभी दोनों, यानी आपके धूप भी निकली होती है और साथ साथ आपकी जो ठंडी ठंडी हवा जो आपकी चलती रहती है। तो ठंडी ठंडी जो हवा चलती है और जो धूप भी आपकी निकली रहती है, तो इस तरह का भी मौसम रहता है। कभी कभी गर्माहट वाला आपका मौसम रहता है, धूप आपको ज़्यादा लगती है, यानी सर्दियों के सीजन में, और कभी कभी आपको सर्दी ज़्यादा लगने वाली है। फोग जो है, कभी कभी फोग आपको दिखने वाली है। तो ये सारी जो अब है, ये सब आपका जो डेली का जो टाइम होता है, डेली जो आपका है, तो डे टू डे जो मानसून होता है, जो मौसम है वो आपका चेंज आपको मिलने वाला है, परिवर्तित उसमें आपका पाएगा। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। जो मौसम है वो एक अत्यंत जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है। यह क्षण भर में यानी मिनट में ही आपका चेंज हो जाता है, चेंजेस आपके हो जाते हैं।
कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकले। कभी कभी क्या होता है कि जो धूप यानी सुबह यानी मॉर्निंग का टाइम है तो उस टाइम तो धूप आपको लग रही है, लेकिन अचानक ही क्या हो जाता है, बादल यानी क्लाउड आ जाते हैं और तेज वर्षा होने लगती है। फिर क्या होता है, तेज वर्षा होने लगती है अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप आपको निकल जाए। ये भी आपने देखा है। आपको अवश्य यानी एक ऐसे अनुभव हुए होंगे। ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए जो इस तरह का आपने देखा हो, यानी अपनी लाइफ में जब इस तरह का कि एकदम से आपकी सुबह के टाइम धूप निकल रही हो, फिर अचानक से बादल आने के बाद बारिश हो गई, फिर बारिश एकदम से बंद हो गई और एकदम से क्या होगी, आपकी जो कड़क के धूप आपकी निकल गई। तो ये आपने जो मतलब इस तरह का जो मौसम है मानसून आपने देखा हो तो उसे आपको याद करना है कि हाँ भाई इस तरह हमारी लाइफ में भी ऐसा हुआ था, हमने भी इस तरह का मानसून जो है वो देखा था। चूँकि मानसून इतनी जटिल परिघटना है अतः इसका पूर्व अनुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। तो जो मानसून है वो इतना जटिल परिघटना होता है कि इसका अगर हम पूर्व अनुमान लगाए वो भी आपका संभव नहीं है, यानी इजीली आप इसे पॉसिबल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है अब आपका अगला क्वेश्चन है कि मुझे आश्चर्य है, क्या है, मुझे आश्चर्य है कि जो मौसम है, जो मानसून है वो इतनी तेज़ी से क्यों बदलता है, तो इतने फास्टली क्यों चेंज होता है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मौसम का जो स्रोत है, मानसून का जो सोर्स है वो क्या होता है। पहला पॉइंट दिए गया जो ग्राफ है उसको आपको देखना है, जो ग्राफ है उसे आपने देखना है। तो सबसे पहले हम जो ग्राफ है उसी को देखते हैं, देन हम आगे डिस्कस अपना करेंगे। देखिए ये ग्राफ आपको दिख रहा है, यानी 3 से लेकर 9 अगस्त का ये 2006 जो है उसकी समय अवधि आपकी है। तो इसमें क्या दिया गया आपका, ये ग्राफ आपका है। तो यहाँ पर आपका अधिकतम तापमान आपका दिया गया डिग्री सेल्सियस में। इधर जो है आपका, इधर आपका जो दिनांक दी गई है, डेट आपकी दी गई है, डेट आपकी हो गई। चलिए इसमें सबसे पहले जो आता है दिनांक आपकी है। तो यहाँ पर देखिए जो अधिकतम तापमान है आपका कहाँ तक जा रहा है, 26 तक आपका जा रहा है। 26 तक आपका अधिकतम तापमान आपको दिख रहा है। इधर देखिए आप डेट जो है 9 तक आपको दी गई है। तो ये ग्राफ आपका ये क्या हो रहा है, कभी आपका जो मानसून है वो नीचे आ रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर आपका आ रहा है। तो इसी तरह आपका होगा। चलिए अब आपको देखते हैं, आगे की ओर चलते हैं। ये आपने जो रिकॉर्ड ये आपने चेक कर लिया, इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। ये इसका जो दिनांक यानी आप देखिए यहाँ पर टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं। जो अधिकतम तापमान है 3 तारीख को 26 डिग्री सेल्सियस रहा, 4 तारीख को 23 डिग्री सेल्सियस, 23.5 डिग्री सेल्सियस है, 5 को 25 है, 6 को 22 है, 7 को 25.5 है, 8 को 23.3 है और 9 को 24.4 है। तो अलग अलग देखिए आपका अलग अलग टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा है। तो यही आपका है कि जो मानसून है उसका जो समय अवधि जो ड्यूरेशन है वो होता है क्या, इसमें जो चेंज आपका पल भर में आपका चेंज हो जाता है। तो ये ग्राफ आपको यही रिप्रेजेंट कर रहा है, यही शो कर रहा है कि जो जो डेली क्या होता है आपका जो मॉनसून होता है वो चेंज आपका होता रहता है। चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, आगे इसमें दिखते हैं। चलिए देखिए पहले क्या था, आपने ग्राफ देख लिया। तो इसमें 3 अगस्त 2006 से लेकर 9 अगस्त 2006 तक शिलांग मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को दिखाया गया है। जो टेम्परेचर है वो आपको प्रेजेंट किया गया है, शो आपका किया गया है। किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है, कोई भी मानसून की जो रिपोर्ट होती है उससे क्लियरली है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जा सकता है। जो मैक्सिमम और मिनिमम जो टेम्परेचर है उसको डेली क्या हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, तो इस बारे में आप जानते हो कि जो टेम्परेचर है वो किस तरह रिकॉर्ड होता है, कैसे आपका रिकॉर्ड किया जाता है। अध्याय जो 4 आपका है, जो चैप्टर 4 था उसमें आपने पढ़ा था कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं जिन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। जैसे आपने देखा था 2 तरह के, एक तो थर्मामीटर वाला आपने देखा था, दूसरा आपने देखा था जिससे आप वाटर वाला जो था, जो वाटर वाला था जिसमें आपने वाटर में क्या दिया था, एक जो टेम्परेचर जो तापमापी होता है, तापमापी को आपने उसमें पानी में डाला था बिल्कुल सीधा, ना तो उसको नीचे लगने दिया और ना ही जो आउटर उसकी वॉल थी वहाँ पर आपने उसे टच होने दिया। तो तभी जो इसका जो वो था आपका जो तापमापी था, जो टेम्परेचर था वो उसमें आपको पता लगाना था। तो इस तरह की इसमें बात की गई है। आगे है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है। तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं। सपोज आप कर सकते हैं कि जो पूरा दिन आपका रहता है तो उस समय में, उस टाइम में जो तापमान है वो अधिकतम कब होगा, मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है।
अब आता है पहला पॉइंट, दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है। तो दिन में अधिकतम जो मैक्सिमम क्या होता है, जो टेम्परेचर जो जनरली अपराह्न यानी अर्थात दोपहर के बाद आपका होता है, जब आपका पीएम आपका होता है, अपराह्न यानी पीएम जब आपका लग जाता है। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य प्रातः यानी सुबह के टाइम आपका होता है, जब जो सूर्य है वो उदय आपका होता है, तो प्रातः सुबह के टाइम ये आपका होता है, भोर में होता है। अब आप समझ गए हैं कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब समर आपका चलता है, यानी समर की बात इसमें की गई है, जब समर सीजन आपका होता है, गर्मियों के दिन की बात करें तो गर्मियों में सुबह के टाइम तो आपको गर्मी नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य जो होता है वो आपका ऊपर की ओर चढ़ता जाता है, तो सूर्य का जैसे आपका टाइमिंग जो है वो दोपहर की तरफ आपका चलता है, तो उस टाइम क्या होता है, आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम क्या होता है, सुहावना आपका लगता है, उस टाइम आपको इतनी जो गर्मी है वो नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे आपको जो दोपहर तक आते आते गर्मी आपकी बढ़ जाती है। अब आता है नेक्स्ट, क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? तो कभी आपने इस बारे में सोचा है कि सनराइज जो आपका सूर्योदय है, यानी जो सनराइज है, जो सूर्यास्त आपका है, सूर्यास्त है, उसके समय के बारे में आपने सोचा है? तो कभी आपने ये क्वेश्चन आपके मन में भी आया होगा कि सूर्योदय और जो सूर्यास्त है उसका जो टाइम है उसके बारे में कभी आपने सोचा है? तो क्या है आपका कि आप जानते हैं कि सर्दियों में सायकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है। जो सर्दी होते हैं, जैसे अब आपका विंटर सीजन आपका चल रहा है, तो सर्दी आपके आ चुकी है, सर्दी आपकी चल रही है, तो सर्दी में जो आपका दिन है यानी सायकाल यानी जो रात होती है वो जल्दी आपकी हो जाती है। लेकिन जब गर्मी होती है, गर्मी में आपकी जो रात है वो लेट आपकी होती है, क्योंकि जो देखिए एक तो ये भी आपका है कि जो गर्मी में जो दिन आपका बड़ा होता है, रात आपकी छोटी होती है, लेकिन सर्दियों में दिन आपका छोटा होता है और रात आपकी लंबी होती है, और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता। तो गर्मी में आप देखिए कितनी जल्दी आपका जो दिन है वो आपका छिप जाता है, जो सन है वो जल्दी आपका छिप जाता है, लेकिन जो रात होती है वो लंबी आपकी होती है। क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अब आपसे क्वेश्चन है कि क्या सर्दियों में जो दिन की अवधि है वो गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? तो पहला क्वेश्चन है, पहला इसका आंसर होगा कि मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। जो मानसून है उसमें जितने भी चेंजेस होते हैं वो सन के कारण होते हैं। इसका जो फैक्टर है, कारण क्या है, सूर्य यानी सन इसका फैक्टर है। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। जो सूर्य है वो अत्यधिक यानी उच्च ताप पर जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर पर गर्म गैसों का क्या है, विशाल गोला है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है। जो सूर्य की जो दूरी है, जो हमसे सूर्य की डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। लेकिन फिर भी क्या है, जो हमें उत्सर्जित जो ऊर्जा है वो इतनी अधिक है कि सूर्य की, कि वो पृथ्वी से इतनी दूरी के बाद भी यानी इतना डिस्टेंस होने के बाद भी जो सूर्य है, जो सन है, वो समस्त जो ऊष्मा है यानी हीट है और जो प्रकाश आपका है उसे हम उसका एक स्रोत है हमारे लिए। अब है आपका अगला पॉइंट कि अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। जो सूर्य होता है वो एनर्जी का यानी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, प्राइमरी सोर्स होता है, जो मौसम में परिवर्तन लाता है, जो मानसून है उसमें चेंजेस लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्र और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और प्रावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं, यदि आपके आसपास जो है समुद्र है यानी सी आपके पास है, तो आपने यह अनुभव किया होगा, तो आपने ये फील क्या होगा कि आपके स्थान का जो मौसम है, जो स्थान का यानी आप जहाँ रहते हो वहाँ पर क्या है, जो मौसम होगा, जो मानसून होगा वो रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफ़ी भिन्न आपको दिखेगा, डिफरेंट आपको लगेगा। नेक्स्ट आता है, अब आता है आपका जलवायु। जो जलवायु आपका है, तो जलवायु क्या होता है, जलवायु है क्या, जलवायु है कि किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि यानी किसी भी स्थान के जो मौसम है, मानसून है, उसकी जो लॉन्ग ड्यूरेशन आपके लंबी अवधि यानी लॉन्ग ड्यूरेशन है, लार्ज जो ड्यूरेशन होती है, अवधि यानी ड्यूरेशन होते हैं, टाइम आपका होता है। जैसे 25 वर्ष में एक तीर्थ आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है।
मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो मौसम विज्ञानी क्या करते हैं, जो प्रतिदिन डेली के डेली जो मानसून है उससे रिलेटेड या एसोसिएटेड जितने भी आंकड़े होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न यानी प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है, हेल्प हमें मिलती है। किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु क्या है, गर्म आपकी होती है। इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है। अधिकांश दिनों में क्या होता है, भारी वर्षा भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जो जलवायु है गर्म और आर्द्र है, यानी गर्म भी है और आर्द्र भी आपके। हमने भारत के 2 शहरों की जलवायु परिस्थितियों का विवरण दिया है। तो प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। तो 2 चरणों में की जा सकती है। हम पहले जो है वो माह के यानी महीने जो आपके उसके प्रतिदिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं, टेम्परेचर निकालते हैं। उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत जो तापमान है, जो एवरेज टेम्परेचर होते हैं उसकी गणना करते हैं। इससे हम औसत मध्यमान जो मध्य मान होता है वो तापमान हम मिल सकता है। तो उससे तापमान हमें मिल जाएगा। अब है आगे आता है कि 2 स्थान होते हैं, 2 प्लेस होते हैं, जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम। तो जम्मू और कश्मीर में क्या है आपका, श्रीनगर है और केरल में तिरुवनंतपुरम आपका है। तो है जैसे पहला देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के जो औसत तापमान में अंतर देख सकते हैं, उसमें जो डिफरेंस आता है उसको हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं। लेकिन आगे है कि लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है, तापमान काफ़ी कम होता है। जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम आपको नज़र आएगा। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। तो ऐसे एरिया में क्या होता है, बहुत ही कम वर्षा होती है। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण है, सिम्टम होते हैं। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क आपको मिलेगी। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, रेन होती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं उत्तर पूर्व की जो जलवायु है वो आर्द्र है, यानी ठंडी आपकी है। अब आता है नेक्स्ट आपका कि आप देखते हैं जो आपने बोला श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के जलवायु के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें माह दिया गया, महीना आपका है और यहाँ पर औसत तापमान डिग्री सेल्सियस में, औसत कुल वर्षा मिलीमीटर में, दैनिक न्यूनतम और दैनिक अधिकतम आपका दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें आता है जनवरी, जो मंथ आपका महीना है जनवरी। तो जनवरी में दैनिक न्यूनतम -2.3 डिग्री रहा और दैनिक अधिकतम 4.7 रहा। कुल वर्षा यानी औसत अगर हम रेन की लिखा रहे तो टोटल एवरेज रेन आपकी है इसमें 57 mm। नेक्स्ट मंथ है फरवरी, इसमें जो दैनिक न्यूनतम आपका रहा मिनिमम जो है 0.6 है, अधिकतम 7.8 है। जो वर्षा हुई वो हुई आपकी 65। मार्च है, इसमें 3.8 है, फिर 13.6 है, 99 इसकी जो वर्षा है। अप्रैल में 7.7 न्यूनतम है और अधिकतम 19.4 है। जो वर्षा हुई वो 88 आपकी है। इसी तरह देखिए आगे के महीने भी आपके दिए गए। ये मई का आपका हो गया 10.7 दैनिक जो न्यूनतम है, 23.8 अधिकतम है और 72 जो है वो वर्षा आपकी है जो हुई है। जून में 14.7 जो है वो न्यूनतम है, 29.2 अधिकतम है और जो वर्षा है वो 37 आपकी। जुलाई में 8.2 आपकी जो है ये न्यूनतम होगी, 30 जो है वो अधिकतम है, 49 जो होगी 49 क्या इसमें वर्षा हुई है, बारिश हुई है। अगस्त जो है इसमें 17.5 जो है न्यूनतम है, 29.7 अधिकतम है और 70 मिलीमीटर जो है इसमें औसत जो बारिश का यानी एवरेज जो वर्षा का आपका निकला है। सितंबर में 12.9 न्यूनतम है, अधिकतम 27.8 है और जो बारिश हुई है वो 33 आपकी हुई है एवरेज। अक्टूबर में 6.1 न्यूनतम है, 21.9 अधिकतम है और जो एवरेज बारिश यानी जो वर्षा हुई है उसमें 36 आपका है एवरेज लेवल और नवंबर में 0.9 मिनिमम है, 14.7 अधिकतम है और 27 जो इसमें आपकी वर्षा दी गई है। दिसंबर 1.6 माइनस में है और 8.2 अधिकतम है, 43% जो इसमें बारिश आपकी हुई है एवरेज लेवल। अब आता है तिरुवनंतपुरम का। तो अभी हमने जम्मू कश्मीर में अपना देखा था श्रीनगर का, अब हम तिरुवनंतपुरम में केरल में जो आपका जलवायु के बारे में जानकारी लेते हैं। तो
ये सेम आपका दिया गया कुल जो वर्षा हुई है। तो सबसे पहले आता है जनवरी का महीना, तो जनवरी में 22.2 न्यूनतम है, 31.5 अधिकतम है। जो इसमें बारिश हुई है वो 23 हुई है। फरवरी में 22.8 न्यूनतम है, 31.9 अधिकतम है। और 24 जो है इसमें बारिश आपकी लिख रही है। मार्च में 24.1 न्यूनतम है, 32.6 अधिकतम है। और 40 जो है इसमें वर्षा है। अप्रैल जो है इसमें न्यूनतम 24.9 होगी, अधिकतम 32.6 है। और 117 जो है इसमें बारिश आपकी हुई है। नेक्स्ट आता है अब आपका मई। मई में जो है मई में 24.7 न्यूनतम है, अधिकतम 31.6 है, 230 इसमें बारिश हुई है। जून जो है इसमें 23.5 न्यूनतम है, 29.7 अधिकतम है। और जो बारिश हुई है वो 321 आपकी हुई है। जुलाई जो है जुलाई में 23.1 न्यूनतम है, 29.2 अधिकतम है, 227 इसमें बारिश हुई है। अगस्त में 23.2 न्यूनतम है, 29.4 अधिकतम है, 138 जो है इसमें वर्षा हुई है, बारिश आपकी हुई है। सितंबर में 23.3 न्यूनतम है, 30 इसमें अधिकतम है, 175 इसमें बारिश हुई है। अक्टूबर में 23.3 न्यूनतम है, 29.9 अधिकतम है, 282 जो इसमें बारिश हुई है एवरेज। और नवंबर में 23.1 न्यूनतम है, 30.3 अधिकतम है, 185 जो इसमें बारिश हुई है। दिसंबर जो है दिसंबर में 22.6 न्यूनतम है, अधिकतम जो होगा इसमें अधिकतम है 31.0 और 66 जो है इसमें एवरेज जो इसमें बारिश आपकी हुई है। तो यहाँ पर नोट में दिया गया आपका कि कुल औसत वर्षा के मान निकटतम पूर्ण संख्या में आपको दिए गए हैं। तो पूरी संख्या में आपको ये दिए गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका जलवायु और अनुकूलन। तो जलवायु और अनुकूलन क्या होता है? पहला पॉइंट है कि जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो जलवायु है उसका जितने भी जो जीव होते हैं उन पर गहरा इफेक्ट इसमें पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं, हैबिचुअल होते हैं, अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं कोई चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते होंगे। जो अत्यधिक यानी जो भरी सर्दी या भरी जो गर्मी आपकी आती है उनकी जो जलवायु में वे रहते हैं जीवित, तो उनमें स्वयं क्या होती है, एक चरम शीत होती है या ताप से बचाने के लिए कुछ जो विशेष यानी स्पेशल जो गुण होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं वो उसमें ऐड होते हैं। अपनी कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 9 में दी गई अनुकूलन की परिभाषा को आपको याद करना है, जिसमें दिया गया था हैबिचुअल वाला आपका। अब आता है वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश में अनुकूलन में सहायक होते हैं। विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। विकास यानी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसका रिजल्ट है। इस पुस्तक के अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु के मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। छठी कक्षा में आपने कुछ आवासों वासस्थानों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पढ़ा था, स्टडी की थी। जंतुओं के जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे, डिस्कस हम करेंगे। जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, स्पष्ट है कि ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुव के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जैसे कैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपका होता है। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र है, एरिया है। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसी कंट्री हैं जहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है अब आपका कि विश्व का मानचित्र आपको लेना है। ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से दिखाना है। जो ध्रुवीय क्षेत्र है उनको आपको ब्लू कलर से आपको प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट आपको करना है। इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को आपको जो रेड कलर आपका होता है उससे आपको रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। नेक्स्ट आता है ध्रुवीय क्षेत्र। तो अगला जो पॉइंट है वो है हमारा ध्रुवीय क्षेत्र। तो ध्रुवीय क्षेत्र होता क्या है? जो ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। जो ध्रुवीय क्षेत्र आपका होता है, जो ध्रुव एरिया होता है उसमें चरम जलवायु आपको पाई जाती है। ये सदैव ये क्षेत्र कैसे होता है, ये एरिया इस तरह के होते हैं कि इनमें सदैव जो होते हैं ये बर्फ से ढके होते हैं। यहाँ पर बर्फ आपकी पड़ती रहती है और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी होती है। तो यहाँ पर जो वर्ष यानी ईयर यानी जो साल के अधिकांश जो भाग है, अधिकांश हिस्से में क्या होती है आपकी अत्यधिक सर्दी आपकी पड़ती रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं
नहीं होता। जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव एरिया पर क्या होता है 6 महीने, यानी 6 महीने तक जो सूर्यास्त ही नहीं होता है, वहाँ पर दिन ही आपका निकला रहता है और बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता। तो 6 महीने यहाँ पर सूर्यास्त नहीं होता, 6 महीने यहाँ पर सूरज निकला रहता है और 6 महीने तक क्या होता है यहाँ पर सूरज ही आपको नहीं दिखाई देगा, यानी 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने यहाँ पर आपका रात रहता है। सर्दियों में जो तापमान होता है, जो विंटर में जो टेम्परेचर होता है वो -37 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। तो जो यहाँ पर जो जंतु रहते हैं, जो एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं, वो उस जो इन्वायरमेंट होता है उसमें सफिशिएंट, यानी इन्वायरमेंट जो है उसमें हैबिचुअल हो चुके हैं, हैबिटेट उन्हें है कि वो उस जो इन्वायरमेंट है सर्दी का, जैसे उस वहाँ पर बर्फ़ आपकी पड़ती है तो उसी इन्वायरमेंट में ढले रहते हैं और वे उस अपने जो टेम्परेचर है हैबिचुअल उस इन्वायरमेंट में हो चुके हैं कि वे वहाँ पर आसानी से ईजिली सर्वाइव कर पाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट कि हम ध्रुवीय जो भालू होते हैं जैसे पोलर बियर और पेंगुइन के उदाहरण से यह जानने का प्रयास करें कि वे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित है। सबसे पहले आता है ध्रुवीय भालू। तो ध्रुवीय जो भालू होता है वो किस तरह का आपका जो भालू है, तो इसमें आता है ध्रुवीय भालू। तो ध्रुवीय भालू सबसे पहले इसमें आता है पहला पॉइंट कि ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल या फर होते हैं। तो आपने देखा जो ध्रुवीय भालू होता है तो उसके जो सारी बॉडी होती है उस पर कैसे, यानी फर या फिर सफ़ेद बाल आप बोल सकते हो, उसके पूरे बॉडी पर आपके रहते हैं, जिससे वे बर्फ़ की सफ़ेद श्वेत पृष्ठभूमि में ना आसानी से दिखाई नहीं देते। तो वे क्या है, जो पृष्ठभूमि जो सफ़ेद यानी श्वेत, यानी वो बर्फ़ है, जब वहाँ पर जब पूरे टाइम जो है बर्फ़ ज़्यादातर टाइम जो होते हैं बर्फ़ आपकी पड़ती रहती है, ठंडा वहाँ का मौसम रहता है, तो इस जो उसके बाल होते हैं, जो उसके पूरी बॉडी पर जो बाल होते हैं वो भी सफ़ेद कलर के होते हैं, जिससे बर्फ़ में वो उसे दिखाई, यानी बर्फ़ में जो भालू को हम देख नहीं सकते, दिखाई नहीं देते, इससे उन्हें अपनी परभक्षी और शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। जो परभक्षी होते हैं, जो जंतुओं को खाने वाले होते हैं, उनसे उन्हें बचाव मिलता है, क्योंकि उनके शरीर के जो बाल हैं, जो हेयर होते हैं शरीर के, यानी बॉडी के जो बाल हैं वो बिल्कुल बर्फ़ के जैसे होते हैं, जिससे जो और जो एनिमल्स होते हैं वो उनको खाए ना, उनसे उसका बचाव करती है, उन्हें बचाने में, उनकी सेफ्टी के लिए वो हेल्पफुल होते हैं। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। साथ ही क्या है, उन्हें हेल्प मिलती है कि जिससे वे किसी दूसरे का शिकार कर लेते हैं, क्योंकि जो दूसरा एनिमल्स होता है उसे लगता है कि यहाँ पर बर्फ़ ही पड़ी है, लेकिन वहाँ पर क्या छिपा होता है, भालू आपका छिपा होता है सफ़ेद, क्योंकि उसके जो बाल है वो बर्फ़ के जैसे ही आपके होते हैं, इसलिए वो इजीली आपको दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट आता है पॉइंट, इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों फर की 2 मोटी परतें होती है। तो इन्हें जो चरम शीत आपके होते हैं, जो ठंडी पड़ी रहती है, तो वहाँ पर जो बाल होते हैं, जो फर है, उसमें 2 मोटी परतें उसमें मिलते हैं। तो भालू के 2 मोटी परतें होती है। इनकी जो त्वचा है, जो स्किन होती है, उसके नीचे वसा की एक परत होती है, जो वसा होती है उसकी भी एक लेयर पाई जाती है, परत आपको मिलती है। वास्तव में रियलिटी में क्या है, जो ध्रुवीय भालू का जो शरीर है वो इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं। कैसे, यानी शीतरोधी ऐसे होते हैं कि वे धीमे धीरे यानी स्लो चलते हैं, ताकि उनके शरीर का जो ताप है वो आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। तो वे इतने धीरे धीरे चलते, इतने स्लो चलते हैं, जिससे उनकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ना हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, यानी जो इनका बॉडी होता है कि जिससे हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ना हो जाए, यानी हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए, तो इससे बचाने के लिए भी क्या करते हैं, वो ज़्यादातर टाइम जो है विश्राम अपना करते हैं, यानी थोड़ी सी देर चलेंगे फिर विश्राम करेंगे, दैन में फिर वे आगे की जो सर्वाइव है वो आगे अपना बढ़ते हैं। तो इस तरह वे करते हैं, जिससे जो उनका शरीर है वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए, तो इससे बचने के लिए वो बीच बीच में विश्राम करते रहते हैं, रेस्ट अपना करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गर्मी, अगले पॉइंट में है कि गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। तो जब गर्म मौसम होता है तो उसमें जो भौतिक यानी जब फिजिकल चेंजेस होता है तो उसमें जो ध्रुवीय भालू होते हैं वो अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। तो उन्हें क्या, जो उनकी बॉडी होती है उसको ठंडा करना पड़ता है, कोल्ड करना पड़ता है। आता है ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। तो क्या, नहीं तो जो ध्रुवीय भालू होते हैं वो समुद्र का जो जल होता है, जो सी वाटर होता है, उसमें वो स्विम करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक भी होते हैं। जो ध्रुवीय भालू है वो स्विमिंग करना भी जानते हैं, यानी अच्छी तरह से स्विमिंग कर सकते, तैर सकते हैं।
इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं। तो इनके पंजे कैसे होते हैं? चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायक होते हैं। तो ये इन्हें इसके जो पंजे होते हैं चौड़े और बड़े होते हैं, तो ये इन्हें दो तरह से हेल्प करते हैं। एक तो इन्हें जो बर्फ है हिम जो होती है, जो बर्फ है उसमें जब ये चलते हैं उसमें हेल्प करते हैं। दूसरा जब ये स्विम करते हैं यानी तैरते हैं तो उसमें भी ये इनकी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तैरते समय ये अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकता है। जब ये तैरते हैं तो ये जो इनके नथुने होते हैं इनको बंद करके ये लंबे टाइम तक यानी लॉन्ग ड्यूरेशन तक या लार्ज ड्यूरेशन तक ये पानी में अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति क्या होती है? घ्राण शक्ति तीव्र होती है। तो ध्रुवीय भालू की जो सूंघने की जो शक्ति होती है वो भी तीव्र होती है, तेज होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकते हैं। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलनों को चित्र को में देखे किए गए प्रभाव चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। अब इसका जो चित्र है, जो पिक्चर है वो देखेंगे, जिससे हम इजीली जो ध्रुवीय भालू है उसके जो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम जान सकेंगे। तो चलिए इसका फिगर देखते हैं ध्रुवीय भालू का। चलिए ये है ध्रुवीय भालू। ये क्या है? ये आपको जो दिखाई दे रहा है बीच में यही होता है ध्रुवीय भालू। ये क्या है आपका? ध्रुवीय भालू। तो देखिए इसके यहाँ पर आपको दिया गया है कि सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बरस की जो आपने पढ़ लिया वही सब इसमें दिया गया है। पर पक्षी और शिकारी से आसानी से देख सकते हैं। इसके शरीर पर बालों की दो मोटी परतें होती है, शरद गर्मी से गर्म रखती है। इसके शरीर शीतरोधी होते हैं। ये सब इसमें आपको डिस्कस आपको किया गया है। तो इसमें क्या है, इस तरह का जो भालू है ये आपको पहाड़ी यानी जहाँ बर्फ पर आपकी रहती है, ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है वहीं आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट है अब हमारा। चलिए ध्रुवीय भालू के बाद आता है ध्रुवीय जंतु पेंगुइन। कौन सा? यानी जो ध्रुवीय जंतु होता है पेंगुइन। तो इसमें दिया गया है जो ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन है। ये भी सफ़ेद यानी श्वेत होते हैं और आसानी से बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए क्या होते हैं? मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। अपने पेंगुइनों के झुंड को चित्र देखे होंगे, स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। नेक्स्ट आता है, जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हो तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। जब आपने देखा होगा जब आपके यहाँ पर जैसे फैमिली फंक्शन होता है तो फैमिली फंक्शन में गेस्ट भी आपके आते हैं, मेहमान आते हैं। तो मेहमान आने के कारण क्या होता है, आपका जो घर होता है या जो कमरा आपका होता है उसमें क्या हो जाती है, यानी ज़्यादा मेंबर रहने लगते हैं। तो ज़्यादा मेंबर की वजह से अगर आपने गर्मी के टाइम पर और या आप ज़्यादातर जो गर्मी होती है यानी गर्मी के टाइम पर आप देख सकते हो जैसे आप बसों में जाते हो, बस में आप ट्रैवलिंग करते हो तो उस टाइम भी क्या होता है, जब ज़्यादा यानी ज़्यादा वो आपकी जो बस होती है वो ज़्यादा फिल हो जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है वहाँ पर आपको गर्मी ज़्यादा लगने लगेगी, यानी गर्माहट के आपको महसूस जो गर्मी है वो ज़्यादा आपको लगने लगेगी। तो ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छे तैराक होता है। तो ध्रुवीय भालू की तरह जो पेंगुइन होते हैं वे भी अच्छे स्विम कर पाते हैं, तैराक होते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है, लेकिन इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, धारा रेखित होती है। जैसे आपने जो पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा था क्लास 6 में उसमें आपने देखा था जो मछली थी उनके जो बॉडी थी उनकी बॉडी पर क्या था, आपको धारा आपको दिख रही थी। तो धारा रेखित ये भी पेंगुइन भी धारा रेखित होते हैं। लाइनिंग इनकी बॉडी पर होती है। इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है। तो इनके जो पैर होते हैं इनके पैर जो होते हैं इनमें जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं, जिससे क्या होता है ये अच्छे तैराक आपके होते हैं। नेक्स्ट आता है ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतु। जो ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं उनके जैसे यानी अन्य जंतुओं की बात की गई है। तो अन्य जंतु के बारे में अब हम देखेंगे। जैसे पहला पॉइंट है ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियां आती है। कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी क्या होते हैं इसमें सम्मिलित होते हैं। जहां मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। तो जहाँ पर जो मछली होती है वो ठंडे पानी में ज़्यादा टाइम तक रह सकती है, लेकिन जो पक्षी होते हैं जो बर्ड्स होते हैं उन्हें जीवित रहने के लिए अपना जो बॉडी होती है जो शरीर है उसको गर्म रखना पड़ता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। तो आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं यानी सर्दियों विंटर जब सीजन आपका आता है, विंटर सीजन में अधिकतर जो आपको पक्षी है वो आपको गायब मिलेंगे, जो अपने आप को हैबिचुअल नहीं कर पाते क्या एनवायरनमेंट यानी सर्दी के एनवायरनमेंट में नहीं डाल सकते, वे वहाँ से दूसरी ओर प्रस्थान कर जाते हैं। दूसरी ओर यानी जहाँ पर गर्माहट का मौसम होता है वहाँ पर अपना चले जाते हैं। देन गर्मी आते हैं फिर आपको वो पक्षी जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं।
अगला पॉइंट है सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट आता है। जैसे ही सर्दियां जो विंटर होते हैं वो समाप्त हो जाती है, उसके बाद वो दोबारा से क्या है वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते होगी कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवासी स्थान है। बिल्कुल सही, आपने साइबेरिया क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए जाते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आ जाते हैं। अब आपका है नेक्स्ट कि क्या आप जानते हैं, तो क्या जानते हैं पहला पॉइंट इसमें आता है। चलिए, क्या आप जानते हैं, पहला पॉइंट है कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। सामान्य जनरली आपने देखा होगा ये अधिक ऊंचाई यानी अधिक हाइट पर उड़ान भरते हैं, जहां वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। इस ऊंचाई की शीत स्थितियां उनकी उड़ान पेशों द्वारा उत्तम ऊष्मा का विसरण आसान कर देती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं, यह एक रहस्य है। ऐसा लगता है इन पक्षियों में दिशा का यानी डायरेक्शन का सहज बोध होता है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भूचिन्हों लैंडमार्क का उपयोग करते हैं। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। इसके भी कुछ प्रमाण है, इसके भी कुछ रिजल्ट है कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ऐसे जंतु नहीं है जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियां और कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप से प्रवास करते हैं। नेक्स्ट आता है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। तो अब आया आपका उष्ण कटिबंधीय जो वर्षावन होता है, इसमें पहला पॉइंट है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान क्या होता है, सामान्यतः जनरली 15 डिग्री सेल्सियस से आपको अधिक रहता है। गर्मियों में जो तापमान होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक आपको मिलेगा, ज़्यादा मिलने वाला है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। वर्ष भर यानी ईयरली क्या रहता है, डे और नाइट दोनों की जो लंबाई होती है वो लगभग सेम आपकी लगती है, बराबर लगती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तो जो ये क्षेत्र होते हैं, जो एरिया है, इनमें जो क्वालिटी यानी से जो क्वालिटी होती है वर्षा की, रेन की, वो सेम आपकी यानी ज़्यादा आपकी रहती है। प्रचुर मात्रा पे यहाँ पर रेन होती रहती है, बारिश आपकी रहती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी आपके पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। तो यहाँ पर गर्मी और यानी जो गर्मी ज़्यादा रहती है और वर्षा जो है प्रचुर मात्रा में होती रहती है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के जो पौधे होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो आपको मिलेंगे। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में जैसे जंतुओं में जैसे बंदर हो गया, कपिएप्स, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुए, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट है। नेक्स्ट आगे जो पॉइंट आता है, अब हम बात करते हैं कि जो गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करते हैं, स्टडी अब हम करते हैं वर्षा वनों में। जो वर्षा वन है, इसमें जलवायु परिस्थिति अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। क्योंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, जो एनिमल्स है उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं। जो लाल जिनकी जो आंखें होती है, जो नेत्र होते हैं, वो लाल मेंढक के जो पैर होते हैं या तलवे कैसे होते हैं, चिपचिपा होते हैं, और जो उन्हें उनके वृक्षों पर चढ़ने के सहायता करते हैं, जिन पर वे रहते हैं। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में शाखाएं होती है उनको पकड़ने में सहायक होती है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। जो ब्रांच होते हैं, जो शाखाएं होते हैं, उनको थामे रहते हैं, पकड़े रहते हैं। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहाँ अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुँच सकते। उदाहरण यानी एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है, जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमजोर होती है और उसका भार नहीं सह सकती।
उष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदन शक्ति, तीव्र दृष्टि होती है, मोटी त्वचा इनकी होती है, ऐसे वर्ण रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्म करने में सहायक होते हैं और उनकी परभक्षों से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं जैसे बिलाव परिवार के जंतु शेर और चीता हो गया में मोटी खाल होते हैं तथा उनकी सुनने की जो शक्ति होती है वो संवेदनशील होती है, ज़्यादा आपकी होती है। अब आता है नेक्स्ट लोयन टेल्ड लंगूर मंकी, यानी जो लोयन टेल्ड जो लंगूर होता है मंकी की इसमें बात की गई है। चलिए पहला है इसमें पॉइंट लोयन टेल्ड लंगूर जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में ये पाया जाता है। तो कहाँ पर, जो पश्चिमी घाट आपका है वहाँ के जो वर्षा वन होते हैं वर्षा वनों में ये आपके मिलते हैं। इनकी सबसे प्रमुख विशेषता होती है कि इसकी चांदी जैसी सफ़ेद यानी श्वेत आयाल है जो सिर के चारों ओर गालों और चिबुक ठोड़ी तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय क्या वृक्ष जो पेड़ होते हैं उन पर ये व्यतीत करता है। यह मुख्यतः ये मेनली क्या है, फल खाता है, फ्रूट्स खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लोयन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः वे भूमि पर यदा कदा ही रहते हैं। अब आता है आपका लंगूर। लंगूर के बाद आता है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जंतु हाथी। तो जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावनीय जो जंतु हाथी है उसके बारे में देखते हैं। भारतीय उष्ण कटिबंधीय वर्षावन का एक अन्य परिचित जंतु हाथी है। हाथी अनेक प्रकार से वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इसकी जो सूंड है उसको आपको ध्यान से देखना है, जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से लंबी जो सूंड इसकी होती है, इसके सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा जो एलिफेंट होते हैं, जो हाथी होते हैं, जब आप उन्हें खाना देते हो तो वो अपनी सूंड जो है उसके हेल्प से क्या करता है, अपना जो भोजन है वो अपने मुंह को, जो मुंह होता है वहां तक अपना, तो सूंड की हेल्प से ये क्या करता है, भोजन को उठाने के लिए भी आपका होता है। यद्यपि इसके बाह्य दंत जो होते हैं जिन्हें रद कहते हैं वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपने पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकता है। जैसे गन्ना ये छीलता है, तो भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान होते हैं, हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा। बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान क्या होते हैं, सहायक होते हैं। चलिए अब हम इसकी पिक्चर देखते हैं हाथी की, और जो लोयन टेल्ड लंगूर है इसकी पिक्चर और देख लेते हैं कि ये किस तरह के आपके होते हैं। ये तो जो आपने पढ़ा था पेंगुइन का झुंड है, ये क्या है आपका, पेंगुइन का झुंड आपका है, जो आपने अभी देखा था पेंगुइन। तो पेंगुइन हो, जो पेंगुइनो था उसका ये झुंड है। इसके ये पेंगुइनों के देखिए पैर आपको देखने हैं, तो पेंगुइनों के आप पैर भी देख सकते हैं। पेंगुइनों के पैर इस तरह के आपके दिखाई देते हैं। पेंगुइनों के पैर आपने देख लिया। इसके बाद आता है अब आपका जो आपने देखा था। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट और बढ़ते हैं कि ये होता है न्यू वर्ल्ड मंकी यानी बंदर। ये क्या है आपका, न्यू वर्ल्ड मंकी बंदर, जो आपने देखा था, यानी ये क्या है, मंकी है, बंदर आपका है, न्यू वर्ल्ड मंकी जो बंदर आपका है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट और बढ़ते हैं आगे। आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये होता है टूकन पक्षी। कैसा पक्षी, टूकन जो पक्षी होता है, जो आपने अभी पढ़ा था, ये टूकन पक्षी आपका होता है। और इसी की साइड में देखिए यहाँ पर लाल मेंढक आपको मिलेगा। ये क्या है, लाल नेत्र वाला। देखिए यहाँ पर जो इसकी आंखें होती है ये आपको लाल आपको चमक रही है, तो लाल नेत्र वाला जो मेंढक आपने देखा था, ये लाल नेत्र वाला मेंढक आपका है, लाल नेत्र वाला मेंढक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। आगे जो हमारा है इसके बाद आता है ये लोयन टेल्ड जो मंकी आपको देखना था। लोयन टेल्ड जो मंकी होता है वो इस तरह का आपको दिखाई देता है। ये होता है, ये आपका है लोयन टेल्ड मंकी। कौन सा मंकी, जो लोयन टेल्ड मंकी है, जो ज़्यादातर टाइम कहाँ पर रहता है, जो ज़्यादातर टाइम आपका पेड़ों पर ही अपना व्यतीत करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट भारतीय जो हाथी आपका है। तो इसके बाद आता है हाथी जो एलिफेंट आपका है। तो ये इसकी सूंड आपको दिखाई दे रही है, ये इसके कान है जो इसे यानी पानी में रहने में भी मदद करती है। ये इसके सूंड है, ये इसके दांत आपको दिख रहे हैं, ये आगे है। तो ये आपका हाथी होता है, जो सूंड जो होती है जिसे छीलने जो खाता है, यानी पत्ती जो होती है उसको छीलने का काम भी ये करता है। तो ये आपका एलिफेंट था। चलिए ये आपका जो 7 चैप्टर है, आपने 7 चैप्टर अपने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आज
हमने अपने जो पूरे हमारे 7 चैप्टर हो गए। नेक्स्ट चैप्टर अब हम कल करेंगे, 8वां चैप्टर जो आपका है। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।